Hi everyone, my name is Nidhi Bhatnagar and this is the 12th part of Chapter 3 History Class 10th. इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद जो आ गया था, पूरा ग्लोबल सिस्टम जो चेंज हुआ हमारा, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। हिस्टोरिकली अगर हम देखें, मतलब पीछे से अगर हम इतिहास में देखते हैं तो फाइन कॉटन प्रोड्यूस्ड इन इंडिया वर एक्सपोर्टेड टू यूरोप। जो इंडिया में अच्छी जो फाइन कॉटन बनती थी वो एक्सपोर्ट की जाती थी यूरोप में, राइट। विद इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ कहाँ पर, ब्रिटेन में, तो ब्रिटिश कॉटन जो मैन्युफैक्चर थे, यानी कि वहाँ की जो बनी हुई कॉटन थी, बिगिन टू एक्सपेंड। एक तरीके से वहाँ की इंडस्ट्रीज जो है बढ़ने लगी, वहाँ की कॉटन वहाँ बिकने लगी एंड इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वहाँ के प्रेशराइज करने लगे वहाँ की गवर्नमेंट को कि आप रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए कॉटन इंपोर्ट को, यानी कि अपने देश में बाहर से बनी कॉटन मत आने दीजिए। पहले हमारी वहाँ जा रही थी, हमें फ़ायदा होता होगा, लेकिन अब उन लोगों ने रेस्ट्रिक्शंस लगवा दी, ठीक है। और लोकल इंडस्ट्रीज़ को क्योंकि प्रोटेक्ट करना चाहते थे वो लोग, तो उन्होंने इसीलिए ऐसा किया था कि भाई लोकल इंडस्ट्रीज़ को हम प्रोटेक्ट कर सकें, इसलिए बाहर से आने वाली कॉटन पे आप जो हैं वो बैन लगाइए। अब टैरिफ्स लगा दिए गए, यानी कि सीमा शुल्क लगा दिए गए, वो इम्पोज कर दिए गए ऑन द क्लोथ। जो भी क्लोथ जो था इंपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में, अगर देखो अंदर दूसरे देशों का माल नहीं आएगा तो अपने देश का बिकेगा, सीधी सी बात है। कॉन्सिक्वेंटली साथ ही साथ क्या होता है, द इनफ्लो ऑफ फाइन इंडियन कॉटन बिगिन टू डिक्लाइन। इस तरीके से जो अंदर आना था, एक तरीके से कॉटन का जो हमारे देश से वहाँ जा रहा था, वो इनफ्लो बोल रहा है, मतलब इनफ्लो मतलब अंदर आने वाला फ्लो, कहाँ, ब्रिटेन में, हमारी कॉटन का वो जो ऑब्वियसली डिक्लाइन हो गया था। अब डिक्लाइन होगा तो हमें नुकसान होगा, राइट। हमारी जो बिक रही थी वो नहीं बिकेगी। From the early 19th century, British manufacturers also begin to seek overseas market for their clothes. अब क्योंकि उन्होंने तो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत तैयार करना शुरू कर दिया था अपना माल, तो उन्होंने जो है बाहर भी मार्केट तलाशने लगे, वो दूसरे देशों में भी अपने मार्केट तैयार करने लगे, एक्सक्लूडेड फ्रॉम ब्रिटेन, क्योंकि अब हमारा ब्रिटेन में नहीं बिक रहा है सामान, तो क्या है, मार्केट्स बाय टैरिफ बैरियर्स। हमें एक्सक्लूड कैसे किया गया था, क्योंकि हम पर टैरिफ बैरियर्स लगा दिए गए थे। लाइक अगर हम वहाँ भेजेंगे अपना सामान बिकने के लिए तो हमें कुछ सीमा शुल्क देना पड़ेगा, जो कि इतना ज़्यादा होगा ऑब्वियसली कि हमारे फ़ायदे की जगह हमें नुकसान ही होना था वहाँ भेजने पर। तो अब हम भी क्या करेंगे, हम ऑब्वियसली दूसरे मार्केट्स हम भी ढूंढेंगे। इफ़ वी लुक एट द फिगर ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, अगर हम देखते हैं एक्सपोर्ट वाली फिगर को इंडिया की, वी सी द स्टिडली डिक्लाइन, की लगातार ही डिक्लाइन होता जा रहा था ऑफ द शेयर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। जो हमारे कॉटन टेक्सटाइल है उसका जो शेयर था, जो बाहर जाया करता था, पैसा आया करता था, वो लगातार डिक्लाइन हुआ। कितना हुआ, फ्रॉम 30% अराउंड वो डिक्लाइन हुआ। 1800 में था, जो कि 1800 में 30% था, वो 15% डिक्लाइन हो गया बाय 1815 तक। 30% से 15% ही रहेगी वो चीज़, ठीक है। बाय द 1870s जो कि प्रोपोर्शन था वो और ज़्यादा ड्रॉप हुआ और वो केवल 3% पर ही रह गया। यानी कि हम पर जब इतने टैरिफ बैरियर्स लगे तो हमारी जो कॉटन बाहर बिका करती थी वो अगर 30% उसका पोर्शन था, हमारी कहना चाहिए हमारी उपलब्धि में कह सकते हैं सॉरी, तो वो 15% ही रह गया उसका शेयर, बाहर से आने वाले पैसे का शेयर कह सकते हैं। और फिर उसके बाद वो 3% रह गया लगभग लास्ट में ना, 1870 आते आते। वॉट देन डिड इंडियन एक्सपोर्ट। अब क्या भाई, अब ओबियस ही बात है कि अगर हमारा कॉटन नहीं जा रहा है बाहर, तो फिर हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे बाहर, है ना। इंपोर्ट मतलब मंगाना, एक्सपोर्ट मतलब बेचना। तो फिगर अगेन टेल अ ड्रामेटिक स्टोरी। अभी फिगर अगेन हमें बहुत ही ड्रामेटिक सी स्टोरी बताती है। क्या, वाइल एक्सपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स डिक्लाइन रैपिडली, जब हमारे चीज़ें बनी बनाई जो है लगातार डिक्लाइन हो रही थी, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज होने लगा इक्वली फास्ट, राइट। मतलब अब हमारा कच्चा माल बहुत तेज़ी से बिकना शुरू हो गया, है ना। हमारा बना बनाया माल तो नहीं बिक रहा था बाहर मार्केट में, लेकिन कच्चे माल की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी थी, है ना। यहाँ पर ये चेंज आता है। बिटवीन 1812 से लेकर 1871 द शेयर ऑफ रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स, रॉ कॉटन का कितना शेयर बढ़ गया था, 5% से 35% जाके बढ़ गया था, इतना ज़्यादा। 1812 से 1871 के बीच 5% से लेकर वो 35% तक वो बढ़ गया था। इंडिगो यूज फॉर डाइंग क्लॉथ, इंडिगो जो थी वो नील की खेती आपने पढ़ी है जगह जगह, वो जो था बहुत अनदर इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट था। मतलब वो भी बाहर बहुत ज़्यादा जाता था, यहाँ उगाया जाता था और बाहर भेजा जाता था मैनी डिकेट्स तक, कई सालों तक ऐसा चलता रहा। एंड यू हैव अ रेड लास्ट ईयर, आपने लास्ट ईयर पढ़ा ही होगा कि ओपियम होता है अफीम के जो शिपमेंट्स थे वो भी चाइना जाने लगे। ग्रू रैपिडली, लगातार ये बढ़ते चले गए, यानी कि यहाँ से अफीम भी जाता था हमारे देश से। फ्रॉम दी 1820s बिकेम फॉर अ वाइल इंडियन सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट, मतलब आते आते 1820 तो हम जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गए थे किस चीज़ के, अफीम के, राइट। ब्रिटेन ग्रू ओपियम, ब्रिटेन जो था वो भी अफीम उगाता था इन इंडिया में हमारे यहाँ, एंड एक्सपोर्ट करता था टू चाइना।
मतलब चाइना में अफ़ीम की डिमांड होगी। ब्रिटिश क्योंकि हम उनकी कॉलोनी थे तो हमारे यहाँ अफ़ीम उगाते थे और फिर वो उसको चाइना भेज देते थे विद द मनी अर्न थ्रू दिस सेल। अब जो भी पैसा उनको अफ़ीम को बेच के मिलता था, इट फाइनेंस्ड इट्स टी एंड अदर इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना। तो चाइना से जो टी वगैरह लेते थे, ठीक है, या और भी जो भी चीज़ें लेते होंगे तो उसका पैसा वो उसी से भर देते थे, राइट। चाइना में हमारे यहाँ से उगा के अफ़ीम भेजा, अब चाइना को अफ़ीम का पैसा देना कहते हैं, अफ़ीम का पैसा रहने दो या फिर उसी पैसे से हमें क्या कर दो, अपने यहाँ से उगी हुई चाय वगैरह जो है वो हमें दे दो, ठीक है। ओवर द 19th सेंचुरी आते आते ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स फ्लडेड द इंडियन मार्केट। अब ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, वहाँ ब्रिटेन में बने हुए सामान जो थे वो हमारे यहाँ एक तरीके से उनकी तो हमारे मार्केट में बाढ़ लग गई। मतलब हमारे यहाँ उनका बना हुआ माल आने लगा बिकने के लिए, समझ लो। फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। अब फूड ग्रेन्स एंड जो भी रॉ मटेरियल्स होते थे वो एक्सपोर्ट होते थे फ्रॉम इंडिया, इंडिया से बाहर जाते थे। मतलब हमारा रॉ मटेरियल बाहर जा रहा है, उसी से पक्का माल बन के हमारी मार्केट में बिकने के लिए आ रहा है। फ़ायदा किसका हो रहा था? ब्रिटिश का इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, ठीक है। इंडिया वॉज मच हायर देन द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडियन, दस ब्रिटेन हैड अ ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस क्या हो रहा है कि एक तरीके से ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, हमसे रॉ मटेरियल सस्ते में लेते थे, अपने देश में जाके पक्का माल तैयार करते थे, तो फिर हमारी इतनी बड़ी इंडियन मार्केट थी तो उसमें बेच देते थे। तो एक तरीके से ट्रेड सरप्लस हो जाता है, यानी कि उनको व्यापार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। इस तरीके से ब्रिटिश यूज्ड दिस सरप्लस, और जो पैसा जो फ़ायदे में उनको मिलता था टू द बैलेंस इट्स ट्रेड, वो क्या करते थे? ट्रेड डिफिक्ट्स, जहाँ पे भी दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करते थे ना, तो जो भी उनको नुकसान होता था विद अदर कंट्रीज़ के साथ वो उसको भरपाई कर देते थे इस पैसे से ही। दैट इज़ विद कंट्रीज फ्रॉम विच ब्रिटेन वॉज इम्पोर्टिंग मोर दैन इट वॉज सेलिंग टू। दिस इज़ हाउ अ मल्टी लिटरल सेटलमेंट, एक तरीके से मल्टी लिटरल हो गया ना सेटलमेंट, की इधर के देश से नुकसान हुआ और हमारे देश से पैसा कमाया, फिर उस नुकसान को पूरा भर दिया, तो अलग अलग एक तरीके से बैलेंस कर लेते थे वो अपनी इन चीज़ों को, राइट। ब्रिटिश जो थे बाय हेल्पिंग ब्रिटेन बैलेंस इट्स डिफिक्ट्स, इंडिया ने क्या किया, एक तरीके से हेल्प करी है ना ब्रिटेन की, उसको अपने घाटे को पूरा करने के लिए इंडिया प्लेड अ क्रूशियल रोल। भारत ने बहुत ज़्यादा एक क्रूशियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था लेट 19th सेंचुरी में वर्ल्ड इकोनॉमी में, राइट। ब्रिटेन ट्रेड सरप्लस इन इंडिया ऑल्सो हेल्प किया उसको सो कॉल्ड होम चार्जेस, ये ना देसी खर्च जो भी होते थे, तो हमारे यहाँ से जो भी उन्हें फ़ायदा होता था वो अपने देसी खर्च पूरे कर लेते थे उससे। दैट इंक्लूडेड प्राइवेट रेमिटेंसेस होम, जो भी घर पे वो पैसे भेजा करते थे ब्रिटिश ऑफिसर्स अपने, देखो ब्रिटिश ऑफिसर्स यहाँ जो काम करते थे वो अपने घर पे पैसा भेजते होंगे, वो पैसा कौन सा होता था? इंडियन से जो भी फ़ायदा होता था वो पैसे को वो उधर भेजने में काम ले लेते थे, है ना। व्यापारी वगैरह या फिर ऑफिशियल्स जो भी थे, ऑफिसर्स वगैरह जो थे, है ना, वो पैसा बाहर भेज देते थे। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन इंडियन एक्सटर्नल डेब्ट्स, हमारे यहाँ कोई भी मतलब उधार होता था उनका, तो उसमें भी वो पैसा काम आ जाता था भरपाई करने के लिए। पेंशन जो ब्रिटिश ऑफिसर्स की होती थी वो भी इसी पैसे से पूरी की जाती थी, ठीक है। तो ये सब भी जो है वो इसी से होता था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द इंटर वॉर इकोनॉमी के बारे में। थैंक यू।